अक्सर राजनीति की बातें सिर्फ सुर्खियों तक सिमटकर रह जाती हैं, पर सच तो ये है कि असली कहानी, असली समझ आंकड़ों में छिपी होती है। तो आज हम उन्हीं आंकड़ों की परतें खोलेंगे और राजस्थान के एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के राजनीतिक मिजाज को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, राजस्थान के नक्शे पर ये है कोटा दक्षिण। अब सवाल उठता है, हमने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ की राजनीति में ना कई परतें हैं। ये हमें साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे जमीन के मुद्दे, समाज का ताना बाना और राष्ट्रीय हवा, ये सब मिलकर एक चुनावी नतीजे की शक्ल लेते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कोटा दक्षिण की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 2023 के जनादेश को डिकोड करेंगे, इसके बाद नतीजों के पीछे की वजहों को जानेंगे, फिर एक एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट पर बात होगी और आखिर में हम वोटों से आगे की एक बड़ी सोच पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनावी कहानी की जड़ें वहाँ के लोगों में, वहाँ के समाज में होती हैं। तो आइए सबसे पहले कोटा दक्षिण के इसी सामाजिक ताने बाने को, यहाँ के लोगों और उनकी उम्मीदों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ की सामाजिक बनावट को देखिए। करीब 80% हिंदू आबादी है, लेकिन 16% मुस्लिम मतदाता भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इनके साथ साथ 18% अनुसूचित जाति और करीब 5% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। ये वो समूह है जिनका वोट किसी भी तरफ जाए, चुनाव का नतीजा पलट सकता है। ये महज नंबर नहीं है, समझिए, ये वो सामाजिक समीकरण है जिन पर पूरी राजनीतिक रणनीति की बिसात बिछाई जाती है। लेकिन एक बात साफ है, वोटर सिर्फ जाति या धर्म के समीकरण पर वोट नहीं डालता। असल वोट तो उन मुद्दों पर पड़ता है जो उनकी रोज की जिंदगी को छूते हैं। और कोटा दक्षिण में वो मुद्दे कौन से हैं? बढ़ती महंगाई जो घर का बजट बिगाड़ रही है, युवाओं के लिए रोजगार की चिंता, पीने के पानी की समस्या और बेहतर सड़कों और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें। यही वो जमीनी हकीकत है जिस पर किसी भी सरकार का काम परखा जाता है। देखिए, संविधान हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता भी, लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता है कि संवाद तथ्यों पर आधारित हो। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तो लोगों की चिंताएं और मुद्दे तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं कि इन सब ने मिलकर 2023 के चुनावी नतीजों को कैसे आकार दिया। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। 2023 में कोटा दक्षिण में कुल मतदाताओं की संख्या थी 2,44,959। हाँ, करीब करीब 2.5 लाख। एक शहरी क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी संख्या है। सोचिए, इतने सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना अपने आप में कितना बड़ा काम है। और जीत हार का अंतर ये था 11,962 वोट, करीब 12,000 वोट। चुनावी लिहाज से ये एक ऐसा मार्जिन है जो दिखाता है कि मुकाबला था, लेकिन जीत स्पष्ट थी। किसी भी चैलेंजर के लिए इस अंतर को पाटना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। अब जरा वोट शेयर पर नजर डालिए, तस्वीर और साफ हो जाएगी। बीजेपी को मिले 52.07% वोट और कांग्रेस को मिले 45.54%, मतलब लगभग 6.5 से 7% का सीधा सीधा अंतर। ये आंकड़ा बताता है कि ये एक निर्णायक जीत थी। पर कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं होती। जरा पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड देखिए। 2013 बीजेपी के लिए एक तरफा लहर, फिर आया 2018, कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और फासला बहुत ही कम रह गया था। और अब 2023 में बीजेपी ने फिर से अपनी बढ़त बना ली। ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये बताता है कि कोटा दक्षिण का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। उसका मिजाज बदलता है और वो काम के आधार पर फैसला लेता है। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, क्या हुआ ये अब हम जानते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्यों हुआ? चलिए अब विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में चलते हैं। और यहाँ हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स पर होगा जिनकी वजह से ये नतीजे आए। असल में ये लड़ाई 2 अलग अलग मॉडल्स की थी। एक तरफ कांग्रेस, जिसका मजबूत पक्ष था उसका अपना स्थापित वोटर बेस और एक लोकप्रिय जमीन से जुड़ा उम्मीदवार, और दूसरी तरफ थी बीजेपी, जिसकी ताकत थी उसका मजबूत जमीनी संगठन, एक विशाल कैडर और जाहिर है बेहतर संसाधन। तो ये लड़ाई एक चेहरे बनाम एक संगठन की थी। हमारे विश्लेषण के चतुर्मुख सिद्धांत का पहला आयाम है इलेक्टोरल, यानी चुनावी पकड़। इस मोर्चे पर हम कह सकते हैं कि मामला मीडियम है, मतलब दोनों पार्टियों का अपना अपना कोर वोटर बेस है। तो असली जंग उन वोटर्स के लिए होती है जो किसी से बंधे नहीं हैं, जो आखिरी वक्त पर अपना मन बनाते हैं।
दूसरा आयाम है ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनिक ताकत। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। इस मामले में कांग्रेस की रेटिंग लो है। बीजेपी की तुलना में बूथ लेवल पर उनका ढांचा बहुत कमजोर है और चुनाव के दिन यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तीसरा आयाम है नैरेटिव यानी अपनी बात, अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना। यहाँ भी रेटिंग लो है। बीजेपी एक प्रभावी नैरेटिव बनाने और उसे लोगों के बीच ले जाने में कामयाब रही, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का संदेश बिखरा हुआ और कमजोर महसूस हुआ। और चौथा और आखिरी आयाम है रिसोर्स यानी संसाधन। यहाँ रेटिंग मीडियम है। हालांकि दोनों पार्टियों के पास संसाधन होते हैं, लेकिन जमीन पर चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह की वित्तीय और लॉजिस्टिकल ताकत चाहिए, उसमें बीजेपी को थोड़ी बढ़त हासिल है। ठीक है, तो हमने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। विश्लेषण हो गया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं है। अब हम आंकड़ों की बुनियाद पर एक समाधान की तरफ बढ़ेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा रोड मैप जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए हो। ये देखिए, ये है D90 से D0 तक का विन बैक प्लान। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। चुनाव से 90 दिन पहले डेटा और प्लानिंग पर काम शुरू, फिर अगले 30 दिन यानी D60 से D30 तक जमीन पर लोगों से संपर्क तेज करना, D30 से D7 तक विजिबिलिटी पर पूरा जोर, और आखिरी हफ्ते का सिर्फ एक काम, अपने वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, और हर लैब की अपनी अहमियत है। पार्टी की रणनीति अपनी जगह है, लेकिन उम्मीदवार की अपनी रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। जैसे यहाँ राखी गौतम के मामले में उनके 2 बार पार्षद रहने का अनुभव एक बड़ी ताकत है। उसे इस्तेमाल करना, एक महिला नेता के तौर पर अपनी छवि को और मुखर करना, जमीन पर लगातार मौजूदगी बनाए रखना, और सबसे जरूरी सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं, बल्कि पानी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर एक हमदर्द बनकर उनका समाधान सुझाना। और हाँ, आज के ज़माने में मॉडर्न कम्युनिकेशन के बिना आप अधूरे हैं। हर बूथ एरिया में व्हाट्सएप पॉड्स बनाना मतलब सीधी पहुंच। झूठी खबरों से लड़ने के लिए एक रैपिड फैक्ट चेक सेल का होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो का इस्तेमाल करना ही होगा। और याद रखिए, इसका मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि भरोसेमंद जानकारी देना है। ये लोगों की निजता का सम्मान करने और उनकी सहमति से जुड़ने के बारे में है, जैसा कि हमारे देश का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। विश्वास बनाने का यही सही तरीका है। तो हमने रणनीति और आंकड़ों की काफी बात कर ली। चलिए अब जरा इन सब से ऊपर उठ के देखते हैं, चुनावी राजनीति के असली मकसद पर, वोटों से आगे की एक सोच पर बात करते हैं। और यहीं पर एक बहुत बुनियादी सवाल सामने आके खड़ा होता है कि असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक चुनाव जीत लेना, या फिर लोगों की सेवा करके उनका विश्वास जीतकर शासन करने का अधिकार अर्जित करना? मुझे लगता है इस एक सवाल में ही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ छिपा है। तो जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, सेवा और विश्वास का रास्ता, उनके लिए यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 14 106 बार कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।